नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सीएम धामी से बात, आपदा और राहत बचाव कार्यों की ली जानकारी। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने किया आपदा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण, आसपास के क्षेत्रों का किया सीएम ने स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को सीएम ने दिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। मसूरी में रक्षाबंधन समारोह का हुआ आयोजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समारोह में शिरकत। आईटीबीपी की महिलाएं, जवानों और कई महिलाओं ने बांधी मंत्री को राखी। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पैसे हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से काफी तबाही हो चुकी है। इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। साथ ही धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा और राहत बचाव कार्यों की अद्यतन स्थिति पर जानकारी ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने नदी के बढ़ते जल स्तर और आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गाँव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है।
उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दुख जताया है। हरीश रावत ने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक घटना है। बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। हमने इसका दुष्प्रभाव केदारनाथ त्रासदी के समय भी देखा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह यूपीए सरकार के समय में मिशन हिमालय लॉन्च किया गया था, फिर से एक मिशन लॉन्च किया जाना चाहिए जो मध्य हिमालय की चिंताओं पर विचार करे। सीर गंगा में अचानक उसके प्रवाह क्षेत्र में, उस घाटी में बादल फटने से बड़ा सैलाब आ गया और उस सैलाब में घराली का बहुत सुंदर गांव, बहुत सुंदर खेती, आधुनिक खेती करते थे वो लोग। उधर होम स्टे आदि भी थे और सामने नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे भगवान शिव का मंदिर, अब और उधर छोटा सा बाजार, निर्माण कार्य भी वहाँ बहुत हो रहे थे। दिन का वक्त है, लोग बाजार में भी आए होंगे, होटलों में भी लोग हो सकते हैं, मोटल्स में भी, यात्रा लाइन पर वो घर है और साथ साथ निर्माण कार्यों के मजदूर और बाजार में सामान खरीदारी करने आए हुए लोग। अब उनमें अभी तो 4 के मरने की खबर की पुष्टि की है प्रशासन ने और काफ़ी लोग लापता बताए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है, और जो जानकारियां मुझे मिली हैं, मैंने मुकबा के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा हमने जब इसको आते देखा तो हमने सावधान भी किया, सीटी इत्यादि बजा करके, जो पहाड़ों में सावधान करने का तरीका होता है। अब कितने लोग बच पाए, कितने लोग नहीं बच पाए, ये पता चलेगा शाम तक, लेकिन ये बड़ी चिंताजनक घटना है और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हमने इसका दुष्प्रभाव केदारनाथ की त्रासदी के वक्त देखा और सारा उत्तराखंड जब जगह घायल हो गया, बिल्कुल सदविशत हो गया, सारा सिस्टम, सब तंत्र सब नष्ट हो गया, सारी व्यवस्थाएं जगह जगह भयंकर टूट फूट हो गई पूरे राज्य भर में। यहाँ तक कि बाढ़ के प्रकोप से हरिद्वार में कई ब्लॉकों में लोगों के घरों में छतों तक लोगों के मलबा भर गया। तो ये स्थिति सब देखी है। तो आज ये उसका एक मिनीचर दिखाई दे रहा है जो सीर गंगा वहाँ आने से आया है। सीर गंगा मुख्यतः कोई ऐसा नहीं है कि लगातार इतनी प्रभावी वो है, वो तो छोटा एक घाटी क्षेत्र से आने वाले ट्रिब्यूटी जैसी है हमारी भागीरथी की, गंगा माता की। और मगर पहले भी उस पर 1-2 बार सैलाब आ चुका है, तो ये चिंता का विषय है। और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ये बहुत चिंता का सबब है। जिस तरीके के अनियंत्रित विकास, अनियोजित विकास, एक असीम भूख लोगों की धन कमाने की, और उसमें जगह जगह बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ईंट लोहा और उसके कंक्रीट के, ये सब चीज़ें किस तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज के इस चेतावनी भरे हुए समय के अंदर या इस तरीके की स्थितियां और उसको बढ़ा रही हैं, खतरे को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो हमारे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, मध्य हिमालय के क्षेत्र के विषय में एक राष्ट्रीय सोच आवश्यक है। जिस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट के समय में मिशन हिमालय लॉन्च हुआ था, फिर से एक मिशन लॉन्च होना चाहिए जो मध्य हिमालय की चिंताओं को एड्रेस करने का काम करे और यहाँ के राज्य सरकारों के साथ मिल करके हमको अपने पुराने स्वरूप की तरफ, जो भवन शैली पुरानी थी, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। तभी हम ये कंक्रीट के अंधाधुंध जंगलों की स्थिति से बच पाएंगे। जो है हमने तो इस पर नियंत्रण रखा था पूरी तरीके से, ज़मीनें भी नहीं खरीदने दी थी लोगों को, लेकिन 2018 के बाद सारे उत्तराखंड को ज़मीन खरीदने वालों के लिए खोल दिया गया। कहा जो जितनी ज़मीन चाहता है ले ले, और ज़मीन के भूखे लोग टूट पड़े और आज उनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वैधानिक रूप से बन रहे हैं, उनको सरकार रोक भी नहीं सकती है, लेकिन
कहीं न कहीं जो सोच और समझ की गलती रही है उसका खामियाजा आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है और गहरा भुगतना पड़ रहा है। इस पर चिंतन होना चाहिए और सीमांत क्षेत्रों में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि जल विद्युत परियोजनाएं नीचे बने, लखवाड़ व्यासी के लिए हमने प्रयास किया, किसाऊ बने, लेकिन ऊपर पहाड़ों में जल विद्युत परियोजनाएं बनाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो संवेदनशील हिमालय है। हम संवेदनशील हिमालय में के साथ जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसकी कीमत जो है हमको अपने जीवन दे करके चुकानी पड़ेगी। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि हमारी मुख्य चिंता लोगों की जान बचाना है। साथ ही कहा कि हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे सलाह को गंभीरता से लें। अगर कोई अलर्ट जारी किया जाता है तो जरूरी सावधानियां बरती जानी चाहिए। पूरा उत्तराखंड और पूरा देश, हम सब लोग बहुत दुखी हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हम पर्वतवासियों के नियति में ये सब चीज़ें हैं। कब बादल फटेगा, कब रोड दरक जाएगी, कब पहाड़ खिसक जाएगा, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। बार बार ये घटनाएं होती रहती हैं। आज से लगभग 20 साल पहले मालपा में इतनी बड़ी घटना हुई, जो वो ज़मींदोज़ हैं। इसके बाद केदारनाथ जी और 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धामों में जो घटना हुई, सबने, पूरे देश ने देखा है। आज पुनः एक घटना अभी धराली में हो गई है, उत्तरकाशी में। वहाँ पर सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपना प्रोग्राम छोड़कर ही आ गए हैं आंध्र प्रदेश से, और वो आते ही सीधे देहरादून पहुंचकर हमारा जो वहाँ पर आपदा का पूरा प्रबंधन का कार्यालय है, वहाँ पहुँच गए हैं। उस पर जाके सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे अधिकारी वहाँ हैं। और वहाँ स्पॉट पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, हमारे पुलिस और नज़दीक में जो जवान थे वहाँ पर, वो टुकड़ी वहाँ पर पूरी आके रेस्क्यू में जुड़ी हुई है। हमने 2 हेलीकॉप्टर सरसावा पर हमारे स्टैंड बाय में हैं और 2 बड़े चिनूक जो हैं वो चंडीगढ़ पर रखे हुए हैं स्टैंड बाय में। इस तरह से लगातार उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी नज़र रखे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी से अभी हमारे माननीय सांसदगण भी मिले हैं और सब ने यही आश्वासन दिया है, जो चाहिए वो केंद्र देने को तैयार है और किया भी है आज तक, जब जब आपदाएं आई हैं। अब हमारी मुख्य चिंता इस समय ये है कि किस तरह से हम लोगों को बचाएं। रात भी हो गई है, रात के लिए व्यवस्था भी की जा रही है, किस तरह से रात में लोगों को बचाया जा सकता है और जो घायल निकलेंगे उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। पूरा मेडिकल फैसिलिटीज़, भोजन की व्यवस्थाएं, यानी कि दवा वगैरह जो भी होती हैं, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर की हुई है। और सरकार चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं जिसे कहते हैं, कर रही है। एक थोड़ी सी परेशानी ये है कि एक झील हमारी गंगोत्री और धराली के बीच में बन गई है, तो उसका थोड़ा खतरा हमको और है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के जिलाधिकारी ने तुरंत अच्छा स्टेप लिया है कि जहाँ जहाँ तक नदी जाती है तो वहाँ तक के किनारे में रहने वालों को मुनादी कराकर अलर्ट कर दिया गया है कि आप बिल्कुल घर से दूर रहें और जागृत रहें। रात में अगर झील टूट गई तो उस समय फिर एक बड़ी तबाही का डर है। इसलिए लगातार हमारी जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस है, सब लोग माइक से घरों में जाके, और वहाँ के कुछ स्वयंसेवी लोग, कुछ युवक लोग जगह जगह लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लोग अलर्ट भी हो गए हैं। हाँ, मिसिंग तो अभी तक 4 की ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है और लगातार वहाँ पर देखा जा रहा है। जितने भी मिसिंग मिलेंगे, जो घायल मिले हैं, उनकी पूरी व्यवस्थाएं हो रही है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये धैर्य धारण करने का वक्त है। हम सब दुखी हैं, देश दुखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दुखी हैं और वो इस प्रकृति की मार को हम सभी लोग सहन कर रहे हैं। अब क्या किया जाए,
सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी हमारे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है या फिर कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो हमको प्रिडिक्शन करके बता दे कि ऐसा होने वाला है। जो हुआ है उसका मुकाबला करेंगे हम। पर्वतवासियों के भाग्य में बादल फटना, रोड दरकना, पहाड़ खिसकना ये लिखा हुआ है, लेकिन उसका मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। अधिकतम लोगों को हम राहत दे सकें, अधिकतम जानें बचाई जा सकें, ये पहला लक्ष्य हमारा है। बाकी बातें सब होती रहेंगी, लेकिन अधिकतम लोगों को बचाया जा सके, इस और इस समय सरकार का ध्यान है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि जो एडवाइजरी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है, किस तरह से रहना है, किस तरह चौकन्ना रहना है, किस तरह जो नदी के किनारे के घर हैं उनको खाली करके दूर जाना है, प्लीज़ कृपा करके पूरी एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि हमको अपने को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। मसूरी में टाउन हॉल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया गया। भारी बारिश के बावजूद महिलाएं बड़ी संख्या में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल हुई और मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने दीप प्रज्वलित से किया। इस दौरान आईटीबीपी की महिलाएं, जवानों और सैकड़ों स्थानीय महिलाओं ने मंत्री जोशी को राखी बांधी। देखिए, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। जब कोई सुख दुख होता है, चाहे दुख होता है, हम साथ में खड़े होते हैं। और आज एक आपदा हमारे प्रदेश में आई है। बादल फटने से 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, जो जानकारी मिली है। 60 लोग दबे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू के ऑपरेशन वहाँ पर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। 4 लोगों की शांति की हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो लोग दबे हैं स्वस्थ रहें। और जैसा कि आपने कहा कि जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोक दिया जाए, कि संवेदना में हम उनके साथ में हैं। और मसूरी की जनता का, मसूरी विधानसभा की बहनों को मेरे इतना आशीर्वाद है। परसों मेरे एक राष्ट्रीय नेता जब वहाँ पर आए और उन्होंने दिल्ली जाकर जब मुझे फ़ोन किया, हालांकि उनके बयान में भी अखबार में था, उन्होंने कहा महिलाओं की, बहनों की इतनी बड़ी भीड़ एक साथ मैंने निकल, 17,000 से अधिक बहनें मुझे राखी बांधने वहाँ देहरादून में आई थी। और एक बार तो स्थिति इतनी हो गई कि एसएसपी के हाथ पैर फूल गए थे, कहेंगे साहब कोई। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से, 2007 से, तो मैं व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई घटना न घटे। ये यहाँ की जनता का मेरे पे आशीर्वाद है। और आज भी मैंने अपनी बहनों से, मेरी बहनों ने मुझे वचन दिया है, क्योंकि मंत्री होने के नाते मुझे कई जगह जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ की चिंता मत करिए। ये उनका मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है, क्योंकि मैं एक विधायक या मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई व बेटे के रूप में काम करता हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद स्नेह मिलता रहता है। नहीं, मैं तो हमेशा सक्रिय भूमिका में रहता हूँ। आपने देखा होगा, कल आपने देखा होगा, मैं आज मुझसे कोई मजाक कर रहा था, जोशी जी आप निक्कर में चले गए। कल मैं बैठा हुआ था, मुझे इतने में फ़ोन आया कि साहब ऐसे ऐसे घटना घटी है। मैं निक्कर और टी शर्ट में बरामदे में बैठा था, योगा कर रहा था। मैंने एक्टिवा उठाया और मैं वहाँ पहुँच गया। तो कई लोग तो मुझे जब देखा तो एक बार चौंक गए। तो देखिए, जिस जनता ने हमें बनाया है, जनता किसी को विश्वास से चुनती है और उनके विश्वास पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है और मैं पूरी ईमानदारी से इस काम को करता हूँ। अब नाराज़ होते तो आप दिखाई देता। विपक्ष के लोग जरूर नाराज़ हैं कि उन्हें गणेश जोशी की तोड़ नहीं मिल रही है, तो वो सोचते हैं इसको कहाँ लपेटें, क्या करें। बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन वो एक है ना, जाके राखे साइयाँ मार सके न कोई। जिसके साथ इतनी बहनों की दुआ हो, इतनी जनता का आशीर्वाद हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम माननीय मंत्री जी, अपने माननीय श्री गणेश जोशी जी ने यहाँ पे रखा था, जिसमें बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई थी। कुछ रंगारंग कार्यक्रम थे, लेकिन अभी सूचना मिली हम लोगों को कार्यक्रम स्टार्ट होते ही कि वहाँ पे एक दुर्घटना हो गई है। तो हम सब लोग उस चीज़ के लिए परेशान भी थे और सारे कार्यक्रम स्थगित करके बस ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम था उसको किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और बधाई भी दूंगी कि रक्षाबंधन 9 तारीख को है और आज ये कार्यक्रम किया गया है।
तो मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद दूँगी। ये जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी, उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, और उस समय से लेकर आज तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई महिलाओं को ध्यान में रख के चलाई गई हैं, और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। हमारी सरकार में भी अच्छी भागीदारी महिलाओं की है, और हमारे संगठन में भी हमारी नेहा जी हैं, ये हमारी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं अपने संगठन में मेन बॉडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और यहाँ की प्रभारी हूँ। तो हम सब लोगों की भागीदारी संगठन से लेकर सरकार में बहुत अच्छी है, और निरंतर हमारी सरकार हमारी महिला बहनों के लिए और हमारी बेटियों के लिए, उनको सशक्त करने के लिए योजनाएं चला रही है। अभी तो हम लोगों ने अपने संगठन का चयन हुआ है, अभी हम सब लोग कार्यशालाएं करेंगे, और उन जो लोगों का चयन हुआ है उन लोगों को हम प्रशिक्षण देंगे कि किस तरह से नीचे तक काम करना है। तो इसके बाद जब नीचे तक संगठन हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम चुनाव की तैयारी करेंगे। मसूरी में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित गुलमार्ग होटल के पास होटल सेवियर का बड़ा पुश्ता भरा कर गिर गया, जिससे भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इस हादसे में एक जीप मलबे की चपेट में आकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक हैवान पति ने अपनी पत्नी के मायके न लौटने पर नाक चबा ली। दरअसल पति की करतूत से परेशान होकर कुछ दिन पहले पत्नी मायके आ गई थी, जिसके बाद पति पत्नी को बुलाकर उसके घर पहुंच गया। जब पत्नी ने आने से मना कर दिया तो हैवान पति ने उसकी नाक चबा ली और मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। मेरा नाम गुड्डी। क्या हुआ आपके साथ? पति कहना देखे चलोगी नहीं, हमने कहा हम अभी नहीं जाएंगे, रक्षाबंधन कर लेंगे तभी जाएंगे। तो कि चलो हम भी चलेंगे, कि हम इधर काम करेंगे, तो उधर से निकल जाना। तो तेसरी तरफ लेके आया तो गांजा खड़ा उसी में खींच लिया, तो मेरी गर्दन दबा दी, और गर्दन दबा के। पति क्या नाम है? पप्पू। कहाँ रहती हो? काजी टोला। किस बात को लेके मारपीट की आपके साथ? इसी ने घर चलो, हम घर जा रहे थे, तो हमने जब तक सुधरोगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। क्या कहाँ पर आपका घर है? काजी टोला। तो आप कहाँ ही थे? हम मायके में रह रहे थे, काम करने, घरों वाला काम करते हैं। काहे का काम? घरों वाला। अच्छा ठीक। मायका कहाँ पर है? इधर है कालीनपुर। कहाँ पर? ये बाईपास पास में कालीनपुर। काली दुर्गा मंदिर पास। कालीनपुर। फिर पति क्या बोले आपके? ये घर चलो, हमने कहा जब तक सुधरोगे नहीं तब तक नहीं जाएंगे। आज क्या हुआ आपके साथ? आज ही के बाद क्या किया? तो उसे बहाना करके लेके आए, तहसील लेके आए के को बस स्टॉप वाला रोड है, तो उसी में गांजा में खींच लिया। किसे चाकू से काटी क्या? मुँह से मुँह से काटी ना? हाँ। क्या गर्दन दबा देंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां थाना हापुड़ नगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से बेनामा कर लोगों से रुपए हड़पने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बता दें कि दोनों अभियुक्तों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के ठग हैं, जो थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत धोखाधड़ी के विभिन्न अभियोगों में लगातार फरार चल रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।